वो शख्स जो अपने टाइम में राजा और महाराजा वाली जिंदगी गुजारता था। कभी उसे इंडिया में किंग ऑफ गुड टाइम्स के नाम से जाना जाता था। करोड़ों की पार्टियां करना उसके लिए आम बात थी। जहां दुनिया भर के बिलियनर्स प्राइवेट जेट रखते हैं, वही इसके पास अपना प्राइवेट बोइंग 727 था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इस शख्स का नाम इंडिया के मोस्ट हाई प्रोफाइल फ्रॉड केस में लिया जाता है। आज हम बात करेंगे विजय माल्या के किंगफिशर। ये वो नाम था जिसने उसे हर चीज का मालिक बनाया जो एक आम आदमी सपने में भी नहीं सोच सकता। लेकिन आखिर में ऐसा क्या हुआ जो यही नाम इसे पूरी तरह से ले डूबा। आजादी से पहले जब ईयर 1915 का टाइम था, तब इंडिया में ऐसी कई सारी बियर्स की छोटी छोटी कंपनियां थी जो ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए बियर बनाती थी। तब उसी टाइम पे एक थॉमस नाम के आदमी की एंट्री होती है। ये क्या करता है कि जितनी भी बियर्स की छोटी छोटी कंपनियां थी, इन सबको यूनाइट करता है और एक सिंगल कंपनी बनाता है जिसका नाम रखता है यूनाइटेड ब्रूरीज ग्रुप। जब ये सारी चीजें हो रही थी, तब एक डून स्कूल से पढ़ा एक बहुत ही इंटेलिजेंट बिजनेसमैन जिसका नाम था विट्ठल माल्या, तब उसको ये समझ में आता है कि ये कंपनी तो जरूर ग्रो करेगी। तो इसने क्या किया कि हर थोड़े टाइम पे इस कंपनी के ये शेयर्स खरीदने लगा, और वो भी तब जब कोई और खरीद नहीं रहा था। और ऐसा ये कई सालों तक करता है और उसके बाद इस कंपनी का ये मेजर शेयर होल्डर बन जाता है। और उसके बाद जब ईयर 1947 में जब अंग्रेज इंडिया छोड़कर जा रहे थे, तब उस कंपनी की सारी कमान इस 22 साल के बिजनेसमैन विट्ठल माल्या पर आ जाती है। क्योंकि एक तो ये स्मार्ट बहुत था, इंटेलिजेंट था, पढ़ा लिखा था, और उससे भी बड़ी बात यह थी कि इस कंपनी के मेजर शेयर्स इसी के पास थे। तो उसके बाद सबसे पहले तो ये यूबी ग्रुप जो कंपनी थी, इसका डायरेक्टर बनता है, और फिर अगले साल ही इसको चेयरमैन बना दिया जाता है यूबी ग्रुप कंपनी का। अब विट्ठल माल्या की लीडरशिप में यह कंपनी तेजी से ग्रो करने लगती है। इसके बाद 1951 में ये यूबी ग्रुप जो कंपनी था, वो मैकडॉल को एक्वायर करता है। इसके साथ साथ ही और भी कंपनीज को एक्वायर करता है, लेकिन मैकडॉल का नाम ज्यादा था। और आगे कुछ ही सालों में विट्ठल माल्या की शादी होती है ललिता रमाया से, और फिर 1955 को विजय माल्या का जन्म होता है। वैसे इनकी दो शादियां और हुई थी, लेकिन इनका इकलौता बेटा विजय माल्या ही था। अब ये विजय माल्या इतने अमीर घर में पैदा हुआ था, तो ये नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं रहता था। जब इंडिया में लोगों के बच्चे गुल्ली डंडा खेलते थे, तब विजय माल्या बैटरी वाली कार चलाता था जो इंडिया में देखने तक को नहीं मिलती थी। जब विजय माल्या अपने सेंट जेवियर कॉलेज में एंट्री मारता था, तब उसके पास एक स्टैंडर्ड हेराल्ड कार थी। जानबूझकर उसका साइलेंसर निकाल देता था ताकि स्कूल में जब वो एंट्री मारे तो बहुत ज्यादा हल्ला हो और सारी निगाहें इसके ऊपर हो। अब इसके साथ साथ विजय माल्या भी बड़े हो रहे थे, और इनके फादर का जो बिजनेस था, ये भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा था। अब विट्ठल माल्या ने अलग अलग ट्रिक्स लगाए। तब फॉरेन से शराब मंगाई जाती थी और यहाँ बेची जाती थी। अब ईयर 1959 में विट्ठल माल्या ने उनसे कहा कि जो आप बाहर से बना के इंडिया में सप्लाई करते हो, आप इंडिया आइए और इंडिया के अंदर ही अल्कोहल बनाइए और सप्लाई करिए। इसको IMFL बोला गया, इंडियन मेड फॉरेन लिकर। आज के डेट में भी आपको कई बोतलों के ऊपर IMFL लिखा हुआ मिल जाएगा, जो इस तरह से डेवलप हुई थी। अब इसके बाद विजय माल्या का कॉलेज पूरा होता है, और जैसे ही कॉलेज पूरा होता है, विट्ठल माल्या विजय माल्या को धीरे धीरे अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करना चालू करते हैं। क्योंकि उन्होंने पहले से ही डिसाइड किया था कि आगे चल के उनका बेटा जो है वही इस पूरे एम्पायर को संभालेगा। अब विजय माल्या भी डेली बेसिस पर यूबी ग्रुप्स के ऑपरेशन देखने लगे। इसने ये नोटिस किया कि इस कंपनी के अंदर कोई हायरार्की नहीं है। जितने भी मैनेजर्स थे वो विट्ठल माल्या को डायरेक्ट रिपोर्ट करते थे। पहली चीज तो विजय माल्या ने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बनाया, जैसे VP और AVP की पोजीशन बनाई। उसके बाद जो टॉप मैनेजमेंट थे वो थे विजय माल्या और M श्रीनिवास राव, इनको रिपोर्ट करते थे, और फिर ये दोनों विट्ठल माल्या को रिपोर्ट करते थे। और इस तरीके से हायरार्की मेंटेन की, और इससे पूरा प्रोसेस बहुत ही स्मूथ हो गया था। अब इसके कुछ साल बाद ईयर 1977 में, तब इंडिया में नई गवर्नमेंट बनी थी। अब इन्होंने ईयर 1977 में अल्कोहल बैन कर दी थी इंडिया के अंदर, और यूबी ग्रुप जो कंपनी थी वो पूरी तरीके से अल्कोहल पर बेस्ड थी। अब यहीं से इंडिया में जितनी भी लिकर इंडस्ट्री थी वो कोलैप्स करने लगी। लिकर कंपनी के जो ओनर्स थे वो अपने एसेट्स बेचने लगे। लेकिन विट्ठल माल्या और विजय माल्या ने इसका उल्टा किया। विट्ठल माल्या का मानना था कि इंडिया के अंदर ये ज्यादा देर तक बैन करके ये रह नहीं सकते। किसी भी कंट्री में अल्कोहल इस तरीके से बैन नहीं किया जा सकता, कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन जरूर होगा। ये क्या करते हैं कि जितने भी अल्कोहल कंपनी के ओनर्स थे, इनके एसेट्स सस्ते दामों में खरीदते हैं, और इसके कुछ टाइम बाद जैसे इन्होंने सोचा था वैसे ही होता है। इंडिया के अंदर दोबारा से अल्कोहल अलाउ किया जाता है। अब इस पर्टिकुलर टाइम में यूबी कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स थे वो खत्म हो गए थे। इस इंसिडेंट के बाद इन्होंने कई सारे डोमेन जैसे फूड, फार्मा, इन इंडस्ट्री में भी पैसा लगाना चालू कर दिया था, लेकिन उनको सबसे ज्यादा फायदा अल्कोहल से ही हो रहा था। इन दोनों ने इसलिए ऐसा किया था कि ये जो लिकर इंडस्ट्री का टैग था वो हटाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने दूसरे इंडस्ट्री में भी पैसा लगाया। उसी टाइम पे एक डॉक्यूमेंट में उनको ये दिखता है यूबी ग्रुप ने एक कैसल ब्रूरीज नाम के कंपनी को एक्वायर किया था, जिसका लोगो एक
किंगफिशर बर्ड की तरह था। आगे चल के ये जो कैसल ब्रूरीज कंपनी है ये बंद होती है, लेकिन विजय माल्या को इसका लोगो बहुत पसंद आता है। इस लोगो को मॉडिफाई करके रीलॉन्च करते हैं। इसके रीलॉन्च करने का जो पर्पस था कि ये जो मोहन मियाकिन गोल्डन ब्रांड था जो इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा पीछे कर रहा था यूबी ग्रुप को, उसके अगेंस्ट एक बियर लॉन्च करना। अब ईयर 1978 में ये किंगफिशर को रीलॉन्च करते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पे भी ये जो किंगफिशर बियर थी ये पूरे पैन इंडिया पे लॉन्च नहीं हुआ था, क्योंकि स्टेट्स के बाहर बेचने में भी कई सारे कंप्लायंस होते हैं लीकर इंडस्ट्री में, तो वो फॉलो नहीं हुए थे, तो सिर्फ कुछ ही स्टेट्स में ही चल रहे थे। अब ये यूबी ग्रुप जो कंपनी था वो धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट करता है। अब इसके कुछ साल बाद ईयर 1983 में तब विजय माल्या करीब 28 साल के थे और इसी साल अक्टूबर के मंथ में ये कंपनी के काम से न्यूयॉर्क गए हुए थे और इसी के नेक्स्ट डे 13 अक्टूबर 1983 को मुंबई के अंदर एक कैथे पैसिफिक एयरलाइन की कॉकटेल पार्टी चल रही थी, जिसमें विजय माल्या के फादर विट्ठल माल्या भी थे और इसी पार्टी में इनको एक हार्ट अटैक आ जाता है और इनकी जान चली जाती है। करीब 58 ईयर्स के थे विट्ठल माल्या जब इनकी जान चली जाती है और जैसे विजय माल्या को ये पता चलता है वो तुरंत इंडिया वापस आते हैं। अब देखिए, आम घरों में जब कोई ऐसी ट्रेजेडी होती है तो लोग शोक मनाते हैं, बहुत ही अलग माहौल होता है, लेकिन बिजनेस फैमिली में अलग चीजें होती है। वहां ये डिस्कशन स्टार्ट होती है कि अब बिजनेस संभालेगा कौन। अब विट्ठल माल्या के डेथ के बाद यूबी ग्रुप का जो मैनेजमेंट था उन्हीं में से कई लोगों को लग रहा था कि वो खुद चेयरमैन बनेंगे, लेकिन माल्या के फैमिली के पास मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स थे और उसमें विजय माल्या के पास यूबी ग्रुप के 2/3 शेयर्स थे जो उसने माल्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थ्रू लिए थे। तो इसलिए बहुत ज्यादा बहस भी होती है, आगे कई स्ट्रेटेजी लगाई जाती है, लेकिन उसके बाद भी विजय माल्या ही चेयरमैन बन जाते हैं यूबी ग्रुप के। अब चेयरमैन बनने के बाद दिक्कत ये थी कि फादर नहीं थे और जो यूबी ग्रुप के 4 रीजनल हेड थे और जो टॉप मैनेजमेंट था वो खुद यूबी ग्रुप के चेयरमैन बनने की फिराक में थे। तो विजय माल्या को एक डाउट था, अगर मैं इनसे एडवाइस लूंगा तो ये मुझे सही एडवाइस नहीं देंगे। तो एक तरह से विजय माल्या जो था वो अकेला पड़ गया था। अब इस पर्टिकुलर टाइम पे जब विजय माल्या ने यूबी ग्रुप का चार्ज लिया तब उसका टर्नओवर 350 करोड़ का था और वैल्यूएशन करीब 40 करोड़ की थी और वॉल्यूम सेल्स 3.8 मिलियन केसेस की थी। एक केस में 750 ml की 9 बोतलें होती है। तो चेयरमैन बनते जब विजय माल्या ने बैलेंस शीट देखी तो उसको इतना समझ में आ गया कि रियल प्रॉफिट जो आ रहा है वो अल्कोहल से ही आ रहा है। तब विजय माल्या ने भी अल्कोहल के ऊपर ही ज्यादा फोकस किया। इसके अंदर भी एक चीज थी कि यूबी ग्रुप की जो मेन सेल जनरेट हो रही थी वो कैरियोफिप्सन से हो रही थी। कैरियोफिप्सन ये यूबी ग्रुप का ही पार्ट थी, उसी की कंपनी थी। तो ये क्या करती थी कि ये जिन बनाती थी। तो जिन एक सीजनल ड्रिंक है, ये प्रॉफिट तो बड़ा बना रही थी लेकिन ऑफ सीजन ये सेल नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से पूरे ईयर का जो प्रॉफिट था वो बैलेंस आउट हो जाता था। तो विजय माल्या ने जिन छोड़कर बाकी कैटेगरी जो थी विस्की वगैरह, तो उस पे ज्यादा फोकस करना चालू किया ताकि प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ सके। तो इससे डील करने के लिए पहले तो इन्होंने ऑल सीजन चलने वाली विस्की पर फोकस किया और रॉयल रिजर्व और स्प्लेंडर जैसी नए ब्रांड चालू की और इसकी जमकर मार्केटिंग भी हुई, महीनों तक इस पे पैसे भी लगे, लेकिन ये चलती नहीं है। ये दोनों कंपनी फेल हो जाती है। अब इससे चलते हल्ला होने लगता है कि ये विजय माल्या जो है ये यूबी ग्रुप को डुबो देंगे, इस तरीके से डिसीजन लेके। HP भगत और M श्रीनिवास राव जो थे, जिनका बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड था विट्ठल माल्या के टाइम पे रेवेन्यू जनरेट करने में, इनका नाम आगे आने लगता है कि इनको कंपनी संभालनी चाहिए। इनफैक्ट माल्या की जो फैमिली थी उनका भी यही कहना था कि विजय माल्या को पीछे हटना चाहिए और इनको आगे आना चाहिए, लेकिन माल्या पीछे हटते नहीं है, बल्कि वो अपने नए प्रोजेक्ट पर काम करना चालू करते हैं और वो एंट्री मारते हैं किंगफिशर में। अब यहाँ से माल्या ने क्या किया कि उसने नए ब्रांड नहीं बनाए, जो पुराने ब्रांड थे जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश थे उनके ऊपर काम करना चालू किया। विजय माल्या ने क्या किया, जो किंगफिशर बियर का जो प्रोडक्शन था उसमें कुछ चेंजेस किए। जैसे साउथ में बियर की डिमांड हमेशा रहती थी, लेकिन नॉर्थ में सिर्फ समर में ही बियर की डिमांड रहती थी, जिसकी वजह से ऑफ सीजन में नॉर्थ में जो प्लांट्स थे उसका प्रोडक्शन रोक दिया जाता था और वही दूसरी तरफ साउथ में बियर की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे थे। तो इसमें विजय माल्या क्या करता है कि जो सारी प्रोडक्शन ऑफ सीजन में बंद हो जाती थी उनको भी ऑन करता है और नॉर्थ से बियर का प्रोडक्शन करके ये साउथ में डिस्ट्रीब्यूट करने लगते हैं। तो इसकी वजह से इनका पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग हो गया था, अपने कॉम्पिटिटर से भी आगे निकल गए थे लोग। दूसरी चीज, जो बियर थी वो बॉटल्स में आती थी और ये लिकर कंपनी के लिए जो बॉटल्स थी ये बहुत ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती थी। तो होता ये था कि बियर की जो बॉटल्स थी वो डीलर्स खरीदते थे और खाली बोतलें वापस करते थे, लेकिन मोस्टली केसेस में क्या होता था कि जब ये डीलर्स बॉटल्स रिटर्न करते थे तो आधी तो टूटी हुई रहती थी। इनफैक्ट जितनी बोतलें ले जाते थे उतने तो वापस भी नहीं करते थे। अब इस चीज को लेके जब डीलर्स के ऊपर प्रेशर बनाया गया कि आपको उतनी बोतल वापस भी करनी होगी, तो इन्होंने इसका एक नया तरीका निकाला कि जो कबाड़ी का काम करते थे या फिर जो लोकल बोटल्स बनाते थे उनसे ये सस्ते बॉटल्स खरीद लेते थे और फिर वो उनको वापस
वापस कर देते थे, तो इसकी वजह से और दिक्कत आने लगी। तो इसमें क्या हो रहा था कि जो कंपनी थी तो उसको बहुत ज्यादा बॉटल्स बनाने में पैसे खर्च हो रहे थे, तो इसकी वजह से जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था वो इसी में चला जा रहा था। अब विजय माल्या ने क्या किया कि इसको आइडेंटिफाई करके बोतल की जगह कैन लेके आए। इसी के साथ साथ किंगफिशर की जो इमेज थी वो एक लाइट बियर की तरह थी, जिसमें करीब 4% अल्कोहल होता था। तो लोगों को सेम प्राइस में विस्की मिल जाती थी जिसमें अल्कोहल की परसेंटेज ज्यादा थी, तो उससे ज्यादा नशा हो जाता था, तो लोग उसको ज्यादा प्रीफर करते थे। तो विजय माल्या ने क्या किया कि 8% जो स्ट्रॉन्ग बियर होती है 8% अल्कोहल के साथ उसको इंट्रोड्यूस किया, और इसके आने के बाद बियर की जो डिमांड थी वो और ज्यादा बढ़ने लगती है। अब इससे इतना ज्यादा फायदा होता है कि मोहन मेकिन ब्रांड को पीछे करके जो किंगफिशर था वो ईयर 1986 आते आते इंडिया का लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड बन चुका था। अब इसी साल एक चीज और भी होती है, विजय माल्या एयर इंडिया से ट्रेवल कर रहे थे, तो उस फ्लाइट में एक समीरा तैयब जी नाम की एक एयर होस्टेस थी जिससे इनको प्यार हो जाता है, और फिर आगे चल के इन दोनों की शादी हो जाती है। और कुछ टाइम बाद 7 मई 1987 को इनका एक बेटा हो जाता है सिद्धार्थ माल्या, और सेम इसी ईयर में इनका डाइवोर्स भी हो जाता है। लेकिन माल्या यहाँ पर भी रुकते नहीं है, वो आने वाले 2 साल में किंगफिशर को एक इंडिया में टॉप का ब्रांड बना देते हैं। किंगफिशर जो ब्रांड था इसको एक नाम और ब्रांड की बजाय इंडिया के अंदर एक लाइफस्टाइल बना दिया था, स्पेशली यंगस्टर्स के बीच में। एक्चुअली इंडिया में अल्कोहल की एडवर्टाइज करना बैन है, तो इससे डील करने के लिए विजय माल्या ने एक नया तरीका निकाला, सरोगेट एड का। अब इसमें इन्होंने क्या किया कि जो किंगफिशर बियर थी इसके बजाय किंगफिशर सोडा, किंगफिशर वाटर बॉटल ये सब लॉन्च कर दी। अब किंगफिशर बियर के ऐड के नीचे इन सब का ऐड हो रहा था। ऑल ओवर इंडिया में किंगफिशर के नाम से इवेंट्स चालू किए, और फिर उन इवेंट्स में चारों तरफ किंगफिशर के बोर्ड्स लगाए गए, ताकि अगले दिन जब पूरे इंडिया में न्यूज आए, फोटोग्राफ्स आए, तो उसके पीछे किंगफिशर दिखे। किंगफिशर अवार्ड भी शुरू कर दिया, हर तरफ किंगफिशर के वर्ड का नाम यूज किया, अपने घर का नाम भी किंगफिशर विला रख दिया। ईयर 1988 में इन्होंने किंगफिशर डर्बी भी शुरू कर दिया, जबकि स्पोर्ट्स और किंगफिशर बियर का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। और सबसे बड़ा फायदा किंगफिशर ब्रांड को तब मिला जब माल्या ने किंगफिशर स्विमसूट कैलेंडर लॉन्च किया, जिसको अतुल कसबेकर ने शूट किया, जिसकी वजह से घर घर में हर जगह किंगफिशर की बात होने लगी। इस कैलेंडर के लिए विजय माल्या खुद मॉडल सिलेक्ट करते थे, और किंगफिशर कैलेंडर का नाम इतना बड़ा हो गया था कि जिस भी मॉडल का नाम इस कैलेंडर पे आ जाता था उसका करियर रातों रात रॉकेट की तरह आगे बढ़ जाता था। दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ मूवी में लॉन्च होने से पहले इस कैलेंडर में लॉन्च हुए थे। आगे चल के फॉर्मूला 1 वगैरह भी लॉन्च किया इन्होंने, जिसमें किंगफिशर का जबरदस्त प्रमोशन हुआ। विजय माल्या का कहना था कि अभी भले इसमें पैसे लग रहे हैं, लेकिन आगे चल के लॉन्ग टर्म में ये जरूर फायदा देगी। ये सारी चीजें ऐसे की गई थी कि किंगफिशर का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में बियर आ जाता था। और इसी टाइम पर माल्या मल्टीपल कंपनीज को भी एक्वायर कर रहा था। किंगफिशर 50 से भी ज्यादा देशों में मिलने लगी थी। यूबी ग्रुप, जिसकी वैल्यूएशन विजय माल्या के ज्वाइन करते टाइम 40 करोड़ थी, लेकिन कुछ ही सालों बाद वैल्यूएशन 6000 करोड़ तक पहुंच गई थी। और जो लोग सोच रहे थे कि माल्या कंपनी नहीं चला पाएगा, इसने उल्टा किया, इसने किंगफिशर ब्रांड को आसमान तक पहुंचा दिया था, और हर तरफ इसी के बारे में बात होती थी। और इसी बीच में ईयर 1993 में माल्या ने दोबारा से शादी भी की, लेकिन इनका इकलौता लड़का सिद्धार्थ माल्या ही था। अब देखिए, लिकर इंडस्ट्री में बहुत सारी चैलेंजेस होती है। इस इंडस्ट्री में गवर्नमेंट का सपोर्ट होना बहुत ही जरूरी है। बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट से इंडस्ट्री चल नहीं सकती है। जैसे कि अगर किसी कंपनी को अल्कोहल अपने स्टेट से बाहर भेजना है तो उसका अलग टैक्स देना पड़ता है, और ये सारे रूल्स स्टेट गवर्नमेंट देखती है। एक लिकर बॉटल, उसका प्राइस कितना होगा ये भी स्टेट गवर्नमेंट देखती है। किसको लिकर का लाइसेंस मिलना चाहिए ये तक गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो इसीलिए इस इंडस्ट्री में गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत ही जरूरी है। और सपोर्ट में अगर गवर्नमेंट नहीं है तो बिजनेस तो छोड़िए, एक छोटा सा लिकर का ठेका भी चलाना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीजों से निपटने के लिए माल्या खुद पॉलिटिक्स में आना चाहता था, ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना आए, और आगे चल के अपने होम स्टेट कर्नाटका से इंडिपेंडेंट राज्यसभा का मेंबर इलेक्ट हो जाता है। और इस चीजों में इसको जनता दल और कांग्रेस सपोर्ट करती है। तो उस दिन जैसी ये चीज होती है, विजय माल्या फ्लैम्बॉयंट विजय माल्या से माननीय सांसद हो जाते हैं, और यहाँ से विजय माल्या का पॉलिटिकल कनेक्शन और स्ट्रांग हो जाता है। अब इसके बाद 15 नवंबर 2004 को विजय माल्या ने अपने कंपनी के सीएफओ निधुन गडी, जिन पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते थे, उनको बुला के कहते हैं कि वो अगले साल किंगफिशर एयरलाइन स्टार्ट करना चाहते हैं। और सेम डे पे माल्या का बैंक से बात भी होती है, लेकिन बैंक जो है वो लोन देने से मना कर देता है, और इस पे विजय माल्या कहते हैं कि मैं बिना लोन के एयरलाइन स्टार्ट करूंगा। अब इसके अगले दिन एयरबस इंडिया का जो हेड था
किरण राव, इससे फोन कॉल सेट होती है। एक्चुअली एयरबस इंडिया दुनिया भर के कमर्शियल एयरप्लेन्स बनाती है, तो हर कंट्रीज में इनकी ब्रांचेस होती है। तो ऐसे ही एयरबस इंडिया जो था वो किरण राव देखते थे। तो विजय माल्या किरण राव को कहता है कि उसको 10 एयरबस A320 और 3 A319 इतने एयरप्लेन चाहिए। अब ये बात करके विजय माल्या एक डायरेक्ट बोर्ड मीटिंग रखता है और वहां पे अनाउंस करता है कि अगले साल 7 मई 2005 को सिद्धार्थ, जो उनका बेटा है, वो 18 साल का हो जाएगा और वो सिद्धार्थ के उसके 18th बर्थडे पे एक एयरप्लेन गिफ्ट करना चाहते हैं और जिसका नाम होगा किंगफिशर एयरलाइन। अब बोर्ड तो इसे एकदम नाखुश थी। इनफैक्ट मीटिंग में कल्याण गांगुली, जो यूबी के एमडी थे, वो कहते हैं कि फिर से ये सब स्टार्ट करना फायदे का सौदा नहीं होगा। एक्चुअली इससे पहले भी माल्या ने एक यूबी एयर करके एक एयरप्लेन कंपनी बनाई थी, बट इसमें ज्यादा कुछ हो नहीं पाया था। तो बाद में वो बस कॉर्पोरेट चार्टर प्लेन वगैरह जो थे उन्हीं को चलाती थी। तो इस पे माल्या जवाब देते हैं कि मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया है, इस बार तैयारी शुरू कर दो और डिले नहीं होना चाहिए। एग्जैक्ट 7 मई 2005 को, जिस दिन सिड का बर्थडे है, उसी दिन हम लॉन्च करेंगे। और विजय माल्या ने खुद के 400 करोड़ लगा के किंगफिशर एयरलाइन स्टार्ट करता है। अब सिद्धार्थ माल्या का बर्थडे तो पास आता है, लेकिन पूरी जान लगाने के बावजूद भी 2 दिन डिले हो जाता है। तो किंगफिशर एयरलाइन जो थी वो 7 की जगह 9 मई 2005 को लॉन्च होती है, मतलब सिद्धार्थ माल्या के बर्थडे के 2 दिन बाद। अब जैसे ही किंगफिशर लॉन्च होती है, हर तरफ इसके लग्जरी एक्सपीरियंस की बात होनी शुरू होती है। न्यूज, टीवी, पेज 3, हर तरफ इसी के बारे में बात होती है। पहले जहां पर एरोप्लेन्स में खाली मैगजीन रख दी जाती थी, किंगफिशर के अंदर स्क्रीन लगा दी गई, हेडफोन्स मिलते थे वहां पर बैठने के बाद, गुड क्वालिटी फूड, वेल ट्रेन्ड एयर होस्टेस जिनको खुद माल्या ट्रेन करता था। इनफैक्ट कई लोग एयर होस्टेस को देखने के लिए टिकट बुक करते थे। 1 साल के अंदर अंदर ही किंगफिशर को बहुत ही अच्छी ओपनिंग मिलती है। हर तरफ सिर्फ किंगफिशर की बातें होती है। कई सारे अवार्ड्स भी मिलते हैं, पेज 3 पर बात भी होती है, लेकिन माल्या ने जितना पैसा खर्च किया था उतना प्रॉफिट नहीं बना था। लेकिन हाँ, ब्रांड इस्टेब्लिश हो गया था। अब इसके बाद विजय माल्या और प्लेन्स खरीदने का सोचते हैं। इसके लिए IDBI बैंक के पास भी जाते हैं, लेकिन पहले से ही यूबी ग्रुप के साथ कुछ इश्यूज थे, कुछ रेगुलरिटीज को लेके, तो इसीलिए IDBI बैंक लोन देने से मना कर देता है। लेकिन फिर भी विजय माल्या पैसा लगा के और प्लेन्स मंगाते हैं। अब इसके बाद विजय माल्या इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करना चाहते थे, लेकिन सिविल एविएशन की गाइडलाइंस में एक क्लॉज था जिसके हिसाब से एयरप्लेन को कम से कम 5 साल डोमेस्टिक फ्लाइट चलानी होगी, इसके बाद ही इसको इंटरनेशनल लाइसेंस मिलेगा। तो उस टाइम पे जेट एयरवेज के अलावा सिर्फ एक ही एयरप्लेन थी जिसको 5 साल हो चुके थे, वो थी एयर डेक्कन, जिसको GR गोपीनाथ चलाते थे। ये जो एयर डेक्कन एयरलाइन थी, इसने इंडियन मार्केट की नस पकड़ रखी थी। ये बहुत ही चीप प्राइस में डोमेस्टिक ट्रैवल करवाती थी। इनफैक्ट कुछ रूट पे तो इन्होंने 500 तक टिकट प्राइस रखी थी। इनको लग्जरी से कोई मतलब नहीं था, बस इनका एक ही एम था कि आदमी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, वो भी कम पैसों में। जो एयरप्लेन के अंदर 2 टॉयलेट्स थी, तो उसमें भी उन्होंने 2 टॉयलेट की वजह 1 टॉयलेट कर दी और इस जगह 2 सीटें और लगा दी। तो इस तरीके से ये लोग ऑपरेट करते थे। मतलब किंगफिशर का जो स्टाइल था उससे एकदम अपोजिट। और एयर डेक्कन ये जो चीप प्राइस का खेल खेलता था, तो इस वजह से किंगफिशर के साथ साथ और भी एयरलाइंस परेशान हो चुकी थी। तो विजय माल्या सोचता है कि अगर इस एयरप्लेन को खरीद लेते हैं तो इससे 2 काम होंगे, एक तो इंटरनेशनल लाइसेंस मिल जाएगा और दूसरी चीज कंपटीशन खत्म हो जाएगी। और माल्या इतना डेस्परेट हो जाते कि फरवरी 2007 में बिना कोई बैलेंस शीट वगैरह चेक करके जैसे तैसे करके इसको एक्वायर कर लेता है। अब इसको एक्वायर करने के बाद पहले तो इसका नाम चेंज किया और इसका नाम रखा किंगफिशर रेड। और दूसरी चीज, एयर डेक्कन जो थी, जिसका नाम किंगफिशर रेड हो गया था, इसकी मेन यूएसपी थी कम पैसों में एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। इसके टिकट भी सस्ते थे, लेकिन इसकी इसी यूएसपी को चेंज कर दिया गया। किंगफिशर रेड बनाने के बाद जो इसमें फैसिलिटीज थी उनको भी बढ़ा दिया। विजय माल्या का मानना था कि वी आर किंगफिशर, हम चीप टिकट में भी फैसिलिटीज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो एक तरीके से किंगफिशर ने क्या किया था कि एक अच्छी रनिंग प्रॉफिटेबल फ्लाइट जो थी उसको महंगे में खरीद के सेम अपनी फ्लाइट किंगफिशर की तरह बना दिया और कुछ टाइम के बाद उसके भी पैसे बढ़ा दिए। और जब पैसे बढ़ गए तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने दूसरे एयरलाइन जो कम पैसों में टिकटें दे रही थी वहां जाने लगे। एक्चुअली विजय माल्या इस कंसेप्ट से बहुत ही दूर थे कि इंडिया में लोगों को सस्ते में एक जगह से दूसरे जगह जाना है, भले ही आप फैसिलिटीज कम करो या ज्यादा करो। बाकी एयरलाइन के कंपैरेटिवली किंगफिशर का जो रनिंग कॉस्ट था वो बहुत ही ज्यादा था। इसके पीछे रीजंस ये थे कि एक तो ये फैसिलिटीज बहुत ज्यादा देते थे एज कंपेयर टू अदर एयरलाइंस, तो इन्होंने दूसरे एयरलाइंस के एम्प्लॉयज को पोच करना स्टार्ट कर दिया था।
75% सैलरी हाइक करके दिया गया। तो इसलिए सारे एम्प्लॉयज नौकरियां छोड़ छोड़कर किंगफिशर में आ रहे थे। तो किंगफिशर का नाम तो हो रहा था, लेकिन उसके एक्सपेंसेस की वजह कभी प्रॉफिट में नहीं आ पाई। अब साल आता है 2008 और यहाँ से किंगफिशर की दिक्कतें स्टार्ट होना चालू होती है। माल्या ने जो सोचा था किंगफिशर को एक्सपांड करके पैसे बनाने का, वो काम करता नहीं है। अब इसके बाद विजय माल्या बैंक के पास पहुंच जाते हैं लोन लेने। अब बैंक क्या करता है कि कंसोर्टियम बना के लोन देता है। इसमें सारे मिलकर लोन देते हैं और एक बैंक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। तो इस केस में एसबीआई ने 17 बैंकों की कंसोर्टियम बना के लोन देती है और जो एसबीआई था वो मेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। अब इसके कुछ दिन बाद दोबारा से लोन लेता है। अब इस बार आईडीबीआई बैंक से 900 करोड़ का लोन देता है। जो बैंक पहले मना कर रही थी, संडे वाले दिन जिस दिन बैंक बंद रहता है उस दिन बैंक खोलकर लोन का प्रोसेस किया जाता है और सिर्फ 2 दिन के अंदर लोन मिल जाता है। अब 2008 में किंगफिशर ने बेंगलुरु से लंदन अपनी पहली फ्लाइट लेती है और सेम ईयर में 446 करोड़ में माल्या आईपीएल की टीम खरीद लेता है। एक तरफ लोन लिया जा रहा था और दूसरी तरफ टीमें खरीदी जा रही थी कई सौ करोड़ में। अब यहाँ से सारी चीजें चलती रहती है काफी टाइम तक। उसके बाद ग्लोबल रिसेशन आता है और ऑयल वगैरह जो है इनके रेट बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए लोगों की परचेसिंग भी कम हो जाती है। तो इस टाइम पे सिर्फ किंगफिशर को ही नहीं, बाकी एयरलाइंस को भी नुकसान हो रहा था। तो ऐसे टाइम पे बाकी जो एयरलाइंस थी वो बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ चल रही थी, लेकिन माल्या ने उल्टा किया। माल्या ने इस टाइम पे जून 2009 में और प्लेन्स मंगाते हैं। A330 मॉडल मंगाया जाता है और इसके बाद अक्टूबर 2010 में A380 मॉडल मंगाया जाता है। अब लोग कह रहे थे कि पता नहीं ऐसा कौन सा मॉडल है कि जहां दूसरे एयरलाइंस कुछ कर नहीं पा रही है और ये बैक टू बैक प्लेन खरीद रहा है। अब इसके बाद जून 2010 में बीजेपी और जनता दल के सपोर्ट के साथ माल्या राज्यसभा का एमपी बन जाता है। अब ये एमपी तो बन गया था, लेकिन ये सिर्फ नाम का एमपी था, ये कुछ करता नहीं था। पार्लियामेंट के अंदर एक एमपी के हाथ में एक स्पेशल मेंशन होता है जिसमें इंपॉर्टेंट इशू उठाए जाते हैं। पूरे टर्नओवर में इसने इसका एक बार भी यूज नहीं किया। कोई प्राइवेट मेंबर बिल वगैरह हो, इसने कुछ नहीं किया। इसके बावजूद भी सारे पार्टी जो थी इसको एमपी बनाने के लिए सपोर्ट करती थी। अब क्यों करती थी ये किसी को नहीं पता। अब इस बार जब दोबारा से एमपी बनता है तो एमपी बनने के थोड़े दिन बाद इसने दोबारा से एसबीआई से लोन लिया और एसबीआई ने कंसोर्टियम बना के 1600 करोड़ का लोन दिया और जैसे ही इसको लोन मिलता है फिर से खरीदारी चालू होती है। ये बोइंग 777 खरीद लेता है। तो अगर आप पूरा लोन अगर कैलकुलेट करोगे तो ये सारे बैंकों को मिला के तो आपको 7000 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा मिलेगा। अब देखिए, बैंक अगर लोन दे रही है तो सबको यही लग रहा था कि कुछ सोच समझ कर ही दे रही होगी, कुछ सिक्योरिटी पर्पस के लिए रखवाया होगा, जैसे एक आम आदमी से रखवाती है अगर उसको पैसा देना हो तो। लेकिन ये चीज भी गलत निकलती है। अभी आगे वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो रहा था कि कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो गई थी किंगफिशर की, प्रॉफिट था नहीं, ग्लोबल रिसेशन भी आ गया था, ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ गए थे, तो इसीलिए ये वेंडर्स के पैसे नहीं दे पा रहा था। तो इसकी वजह से कई ऑयल्स के कंपनी जैसे कि एचपी और भारत पेट्रोलियम, इन्होंने किंगफिशर को बैन कर दिया था ऑयल देने से, क्योंकि पहले के जो बिल थे वही क्लियर नहीं किया था। तो सिर्फ ऑयल की कंपनीज की दिक्कत नहीं थी, बल्कि बैंगलोर और हैदराबाद जो एयरपोर्ट थे, इन्होंने भी प्लेन उतारने के लिए लैंडिंग चार्जेस एडवांस पे लेना स्टार्ट किया, क्योंकि ये लोग अपना प्लेन उतार तो देते थे लेकिन पैसे नहीं देते थे और वो बहुत ड्यू होता जा रहा था। तो इन एयरपोर्ट्स ने भी किंगफिशर के लिए अलग रूल्स बनाए कि हमें एडवांस में लैंडिंग चार्जेस चाहिए, और इसी के साथ साथ लोन की जो इंस्टॉलमेंट थी वो भी इन्होंने रोक दी थी, वो भी डिफॉल्ट कर दिया था। केटरिंग्स वाले जो थे उनके भी बिल्स पूरे नहीं भरे थे। अब इन सारी वजह से पैसेंजर्स के और कंप्लेंट्स आने शुरू हुए कि फैसिलिटी सही नहीं आ रही है, और जितने भी अलग अलग वेंडर्स थे उनके भी बिल्स ड्यू कर रहे थे, उनको फर्जी चेक दे रखे थे, मतलब ये चेक देते थे और चेक बाउंस हो जाता था। अब चेक बाउंस को लेकर इन कंपनीज ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और किंगफिशर के ऊपर केस कर दिया। जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने तो सजा भी दिया था किंगफिशर के सीएफओ को, क्योंकि इनका 50 लाख का चेक जो था वो बाउंस हो गया था। अब किंगफिशर जो था वो हर तरफ से फंसता चला जा रहा था। किंगफिशर ने अपनी स्टाफ्स की सैलरी भी रोक दी थी और इसकी वजह से कई स्टाफ्स ने स्ट्राइक भी की। और अगर फायदे नुकसान की बात करें तो अकेले 2009 में एयरलाइन का 400 करोड़ का लॉस हुआ था, और ये कोई पहला साल नहीं था जो इनको इतना लॉस हुआ था। 2005 से लेके जब तक एयरलाइन चली थी इसने एक बार भी प्रॉफिट का मुंह नहीं देखा था, और इसके बाद भी इन्होंने बैंकों से लोन ले लेके हर साल नए नए प्लेन्स खरीदे और अपने खर्चे कम नहीं किए, और पीआर में करोड़ों रुपए डाल के बार बार अपने कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ाने की कोशिश की। और जब ये सारी चीजें हो रही थी, इससे भी ज्यादा गुस्सा लोगों को इसीलिए आ रहा था कि जिस तरीके से विजय माल्या ये सब हैंडल कर रहा था, स्टाफ्स वगैरह की सैलरी रोकना, जो लोन पे लोन ले रहा था उसके इंस्टॉलमेंट्स भर नहीं रहा था, लेकिन जब बर्थडे आता था तो 3-3 दिनों तक पार्टी रखता था, जिसमें एनरिके, स्पेनिश सिंगर जो होते थे, कैलेंडर मॉडल के ऑडिशन जो होते थे, ये सारी चीजें करता था। कैलेंडर शूट्स हो, स्पोर्ट्स इवेंट्स वगैरह हो, इसमें करोड़ों पैसे लगते हैं लॉन्चिंग में। ये सारी चीजें धड़ल्ले से चल रही थी, और माल्या ने खुद की सैलरी भी फिक्स कर रखी थी। वो किंगफिशर से 33 करोड़ सैलरी टाइम टू टाइम लेता था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इसके लाइफस्टाइल में कोई कमी नहीं आती
थी, तो इसको थीम पार्टीज बहुत पसंद थे, तो वो भी टाइम टू टाइम थीम पार्टीज भी करता था। दुनिया भर के फेमस लोगों को अपने थीम पार्टीज में बुलाता था। और जब माल्या अपने प्राइवेट जेट में ट्रैवल करता था तो हाइब्रिड डॉग जिनकी कीमत करोड़ों में होती है उनको लेके करता था। मर्सिडीज कार का बहुत बड़ा फैन था। अगर कोई मॉडल को आने में थोड़ा सा भी देर हो जाता तो सेम मॉडल दोबारा से खरीद लेता था। एक बार क्या हुआ था कि इसी टाइम पे ये यूके गया हुआ था, तो इसने कहा था कि वहां पहुंचने से पहले मर्सिडीज होनी चाहिए। तो इसके एक टॉप ऑफिशियल थे, वो कहता है कि मैं विजय माल्या से बात करूंगा, वहां पे ऑलरेडी 18 से 20 कार खड़ी है, पार्किंग की जगह नहीं है, तो खरीदना ठीक नहीं, इसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं और सेम डे खरीदने में बहुत सारी दिक्कत भी आएगी। तो विजय माल्या इतना गुस्सा हो जाता है कि कहता है कि अब मुझे एक नहीं 2 मर्सिडीज चाहिए, और वो भी सेम मॉडल की। और उन 2 मर्सिडीज में से एक मर्सिडीज वही छोड़ देता है। इसको यूनिक चीजों के ऑक्शन में जाके करोड़ों की चीजें भी खरीदने का शौक था। इसने इससे भी पहले टीपू सुल्तान की जो तलवार थी, गांधी जी की कई सारी चीजें थी, वो करोड़ों रुपए में खरीदी थी। और जब इसका लोन वाला मैटर चल रहा था और जब सीबीआई इंक्वायरी स्टार्ट करती है, तो सीबीआई ने अपने चार्जशीट में कहा कि इधर माल्या लोन नहीं चुका पा रहा है, और सेम टाइम पे माल्या ने फ्रांस में 35 मिलियन यूरोज की प्रॉपर्टी खरीदी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, माल्या ने गिज्मो होल्डिंग नाम की एक फर्म बनाई थी जिससे 8 मिलियन यूरोज का पेमेंट और करने वाला था फ्रांस में ये। और जब ऐसी 2-3 न्यूज आई तो लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि ये शेल कंपनी बना के इंडिया से लोन लेके इंडिया का पैसा बाहर शिफ्ट कर रहा था। और ये सारी न्यूज डे बाय डे आ रही थी। दिसंबर 2011 में एक चीज और होती है, यूनियन मिनिस्टर पार्लियामेंट में आके बताते हैं कि ये जो विजय माल्या का किंगफिशर है, इसने 2 साल से टैक्स ही नहीं भरा था। 150 करोड़ से ज्यादा का तो इन्होंने टैक्स ही नहीं भरा था। और ये सब कुछ देखते हुए बैंकों ने इसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर दिया था। इनफैक्ट कुछ बैंकों ने तो ये तक कहा था कि ये विलफुल डिफॉल्टर है, यानी कि ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है। अब इतनी सारी चीजें इसको लेके चल रही थी, सैलरी को लेके, चेक बाउंस को लेके, टैक्स को लेके। अगर इस जगह पे एक आम आदमी होता तो उसके ऊपर बहुत सारी दिक्कतें आ जाती, लेकिन इसके ऊपर कुछ नहीं होता। कुछ होना तो दूर की बात है। इनफैक्ट एसबीआई बैंक, विजय माल्या और आरबीआई, इन तीनों मिला के एक मीटिंग करते हैं। उसमें एक मास्टर डेट रिकास्ट एग्रीमेंट बनाते हैं, MDRA। तो ये जो एग्रीमेंट था वो 21 दिसंबर 2010 को साइन हुआ था। बेसिकली इसमें यह था कि किंगफिशर के शेयर्स लेके बैंक अपना लोन पूरा कर रही थी। अब इस पे भी क्वेश्चन उठने लगे। मार्केट में जो शेयर्स की वैल्यू थी वो 38 से लेके 39 के बीच में थी, लेकिन बैंक ने जो इसके शेयर्स थे वो 64 के रेट में लिया। अब इसके ऊपर जब प्रेशर पड़ा तब बैंक ने कहा कि मार्केट डाउन है और इस वजह से रेट कम आ गया। लेकिन अब किंगफिशर का अगर ओवरऑल स्टैंडर्ड देखोगे तो उसका एवरेज 64 ही निकलता है। तो 64 के हिसाब से हमारा जो लोन है वो हमने कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ये जो सारी इरिस्पॉन्सिबल चीजें हो रही थी वो गवर्नमेंट बैंकों में ही हो रही थी। प्राइवेट बैंक ने भी लोन दिया था, लेकिन वो काफी हद तक सेफ थे। जैसे ICICI हो गया, HDFC हो गया, इन्होंने भी लोन दिए थे, लेकिन इन्होंने इसके बदले यूनाइटेड स्पिरिट जो इनकी दूसरी कंपनी थी, इसके शेयर्स गिरवी रखे थे, जिसको बेच के इन्होंने अपना पैसा रिकवर कर लिया। अब बात यहां तक आ गई थी कि लोगों में डर आ गया था कि जिस बैंक में हमारा पैसा है कहीं वो ना बंद हो जाए। अब देखिए, जब एक किसान लोन नहीं चुका था तो उसका खेत बिक जाता है, और जब एक अमीर लोन नहीं चुका था तब बैंक बिक जाते हैं। अब ये सारी चीजें देखने के बाद फरवरी 2012 में किंगफिशर के जितने भी अकाउंट्स थे वो फ्रीज किया जाता है। और इसके बाद 20 अक्टूबर 2012 को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने किंगफिशर एयरलाइन के जो फ्लाइंग लाइसेंस थी उसको सस्पेंड कर दिया। किंगफिशर के डोमेस्टिक और इंटरनेशनली जो सारे ऑपरेशंस थे वो पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं। सारे एम्प्लॉयज रोड पे आ जाते हैं जिन्होंने हाइक लेने के चक्कर में वहां पे गए थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी विजय माल्या आराम से राज्यसभा में, बर्थडे पार्टी में, IPL के मैचेस में बड़े आराम से हंसता खेलता नजर आता था। तो ये इतने बड़े बड़े ब्लंडर जानबूझ के हो रहे या फिर गलती से हो रहे, इसके लिए सीबीआई की इंक्वायरी बैठती है। तो सबसे पहले सीबीआई ने वो करी जिसका सबसे ज्यादा डर था। सीबीआई ने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को 16 अक्टूबर 2015 को एक लुकआउट नोटिस भेजा, जिसमें यह था कि किसी भी कीमत पर अगर विजय माल्या देश छोड़कर बाहर जाने के लिए एयरपोर्ट के इमिग्रेशन काउंटर पे आता है तो उसको वही रोक के वापस भेजना है और फिर सीबीआई को इन्फॉर्म करना है। किसी भी कीमत पर यह देश छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन पता नहीं कैसे 24 नवंबर 2015 को सीबीआई ने जो नोटिस भेजा था उसके अंदर 2-3 वर्ड्स चेंज कर दिए जाते हैं। अब इसमें यह लिखा गया था कि अगर विजय माल्या कहीं दिखता है तो सिर्फ उसको पूछना है कि वो कहां जा रहा है और वो लोकेशन सीबीआई को इन्फॉर्म करना है। उसको इंडिया से बाहर निकलने के लिए रोकना नहीं है। इस पे सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट भी किया था कि इस लुकआउट नोटिस को चेंज करवाने के लिए माल्या पहले दिल्ली पहुंचता है और एक बहुत बड़े पावरफुल आदमी से मिलता है और ये चेंजेस करवाता है ताकि वो फ्रीली घूम सके। अब इसके बाद जितने भी ये बैंक थे 1 मार्च 2016 को अटॉर्नी जनरल डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल DRT पहुंचते हैं और कहते हैं कि
विजय माल्या का जो पासपोर्ट है इसको तुरंत जब्त कर दो क्योंकि ये देश छोड़कर भागने वाला है। अब सुप्रीम कोर्ट जो था इस पूरे इंसिडेंट की अर्जेंसी को समझता है और उसके एक दिन बाद यानी 3 मार्च 2016 को उसकी हियरिंग का टाइम फिक्स कर देता है कि हाँ ऐसा कर दिया जाएगा। अब 1 मार्च को जब ये सारी चीजें चल रही थी तो इसी दिन विजय माल्या पार्लियामेंट में पहुंच जाता है और उसके नेक्स्ट डे यानी 2 मार्च को दिल्ली एयरपोर्ट से जेट एयरवेज की फ्लाइट नंबर 9W122 पकड़ के टर्मिनल 3 से 55 सूटकेस और अपनी एक फीमेल फ्रेंड के साथ लंदन भाग जाता है। और इस बार ये प्राइवेट जेट नहीं बल्कि एक कमर्शियल फ्लाइट का यूज करता है और लंदन में मैडम तुसाद जो वैक्स है उसके बगल में जो बेकर स्ट्रीट थी वहां पे जाके रहने लगता है। और पहुंचने के बाद विजय माल्या क्या करता है, वो कहता है कि मैं अरुण जेटली जो उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे उनसे बात करके आया हूँ। अब अरुण जेटली पर भी क्वेश्चन उठने लगते हैं। तो अरुण जेटली कहते हैं कि 2 तारीख को मेरे से पार्लियामेंट में मिला था लेकिन वो एक MP था, उसने कुछ बोला लेकिन मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, तो ऐसा कुछ हमारा डिस्कशन तो नहीं हुआ था और मैंने उस चीज पर इग्नोर कर दिया था और मैंने कहा था कि जाके बैंक वालों से मिलो। लेकिन कांग्रेस लीडर PL पुनिया ने कहा कि अरुण जेटली झूठ बोल रहे हैं। आप राज्यसभा के सेंट्रल हॉल की फुटेज निकाल के देख लो। 1 मार्च 2016 को 10 मिनट से भी ज्यादा बात हुई इन दोनों के बीच में और अगर ये चीज गलत निकलती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने माल्या की जो इंडियन कंपनी थी उनको रीच आउट किया, यूके के इंडियन हाई कमिश्नर उनको भी रीच आउट किया, उसकी जो राज्यसभा की ऑफिशियल ईमेल आईडी थी उस पे भी मेल वगैरह भेज के वहां पर भी रीच आउट किया, लेकिन इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए विजय माल्या के यूके भागने से सभी बैंकों के हाथ बंद चुके थे, इनफैक्ट जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनके भी हाथ बंद चुके थे, लेकिन यहाँ से कुछ चीजें इनके हाथ में थी। देखिए इंडिया और यूके के बीच में 2 सितंबर 1992 को एक एक्सट्रेडिशन TT साइन हुई थी। इसमें यह था कि एक दूसरे के देश का अगर कोई भी आदमी क्राइम करता है तो उसको ये एक दूसरे को सौंप देंगे और इसी को बेसिस बना के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जनरल VK सिंह ने फरवरी 2017 को एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट भेजी। इस चीज पर एक्ट करते हुए ब्रिटिश हाई कमिश्नर जो था वो विजय माल्या को 18 अप्रैल 2017 को अरेस्ट कर लेता है यूके के अंदर और वेस्ट मिनिस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट जो था वहां लेके पहुंचता है। लेकिन माल्या के जो लॉयर थे वो कंडीशनल बेल पे उसको छुड़वा लेते हैं। इंडिया दोबारा से ट्राई करता है। उसके बाद विजय माल्या ने यूके एक्सट्रेडिशन एक्ट 2003 के तहत मल्टीपल रेमेडीज यूज कर लिए जिसकी वजह से वो फिर बार बार बच जाता है और इंडिया के जो बैंक है वो इंडिया के साथ साथ यूके भी पहुंच के अब केस लड़ रहे हैं। बैंक का कहना है कि माल्या एक विलफुल डिफॉल्टर है, मतलब जानबूझकर इसने ये सारी चीजें की है। रिपोर्ट के हिसाब से इसने 9000 से भी ज्यादा को घोटाला किया है। आज लंदन में माल्या एक लेविश लाइफस्टाइल जी रहा है और मीडिया इंटरव्यूज और सोशल मीडिया के जरिए लगातार खुद को इनोसेंट क्लेम करता है। लेकिन रिसेंटली एक बहुत अच्छी खबर आई है जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने पार्लियामेंट में बताया कि बैंक ने माल्या के एसेट्स और इंक्लूडिंग यूबी ग्रुप के 6600 करोड़ के शेयर्स यूज करके करीब 14,000 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी माल्या के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक फ्रॉड के केसेस है वो आज तक इंडिया में वांटेड है।